आप सबका फिर से स्वागत है टेस्ट क्विज पे। आज हम एक नए टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th के फिजिक्स में साइंस सब्जेक्ट का, जो टॉपिक का नाम है प्रिज्म। प्रिज्म को डिटेल स्टडी करेंगे कि प्रिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है प्रिज्म का, और प्रिज्म किस मटेरियल से बना है। तो सबसे पहले प्रिज्म को स्टार्ट करने से पहले उसका एक स्मॉल डेफिनेशन देखते हैं और स्मॉल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है। आप ये देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल भी इसको बोल सकते हैं, इसको तीनों साइड इक्वल होंगे। हमेशा याद रखिएगा प्रिज्म को आपको सबसे पहले बेसिकली आपको एक उसका बेस आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस BC को मैं प्रिज्म का बेस लूंगा, जिस किसी भी साइड को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिज्म का बेस आप कौन सा लेंगे। साइड 1 भी ले सकते हैं, साइड 2 भी ले सकते हैं, साइड 3 भी ले सकते हैं। जिस किसी एक साइड को आप अगर बेस ऑफ द प्रिज्म बोलोगे, उसका जो अपोजिट एंगल आपके पास आएगा, जिसको एंगल स्मॉल a से लिखोगे, वो होगा उसका एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल a इसका क्या हो जाएगा, एंगल a हो जाएगा इसका एंगल ऑफ प्रिज्म। हमेशा रखिएगा प्रिज्म का कोई भी बेस साइड आप ले सकते हैं, उसका जो उस साइड के जो अपोजिट आपके पास एंगल आ जाएगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, और जिस बेस को ले रहे हो वो हो जाएगा आपका बेस ऑफ प्रिज्म। अब नेक्स्ट बात आती है प्रिज्म पे कि प्रिज्म की डेंसिटी, हमेशा रखिएगा प्रिज्म को वहीं प्लेस किया जाएगा जहां प्रिज्म की डेंसिटी उसके एनवायरनमेंट की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि प्रिज्म का जो डेंसिटी है वो μ2 है और उसके सराउंडिंग की जो डेंसिटी है वो μ1 है। ये हमारे लिए कंपलसरी सिचुएशन है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि μ2 की जो डेंसिटी है वो मच ग्रेटर होनी चाहिए μ1 से। जो भी μ2 की डेंसिटी होगी, प्रिज्म की डेंसिटी एग्जैक्टली 1.43 होती है अगर वो प्योर है आपका। इसमें कोई फ्लॉ, देखिए प्रिज्म पे इम्प्योरिटी कैसे आएगी, अगर प्रिज्म टूट गया, अंदर से उसके क्रैक्स आ गए, तो उस प्रिज्म को हम इम्प्योर प्रिज्म बोलते हैं। क्योंकि अगर उसके अंदर से क्रैक्स आ गए या प्रिज्म टूट गया तो वैक्यूम या एयर बबल का स्ट्रक्चर उसके अंदर बन जाएगा। तो हालांकि वो प्रिज्म तो होगा आपका, लेकिन इम्प्योरिटी के साथ वो प्रिज्म होगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो उसके साथ होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ नहीं होगा जिस इंटेंसिटी की हमें प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट होगी। अब आप आगे देखिएगा, जैसे मैंने आप एक्सप्लेन किया कि μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस केस का रिवर्स लेते हैं कि μ2 स्मॉलर है μ1 से, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, प्रिज्म को पानी के अंदर रख दीजिए आप। जैसे प्रिज्म को पानी के अंदर रखेंगे, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है एक सिचुएशन पे, तो क्या हो जाएगा, प्रिज्म लाइटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो उसके कारण जो इसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो अकर होगा वो एकदम टोटली डिफरेंट होगा इस केस से। तो पहला केस हम लेके चलते हैं कि प्रिज्म को कहां रखा गया है, एयर पे रखा गया है, और जहां एयर की जो डेंसिटी है वो प्रिज्म की डेंसिटी से बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा कम है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रिज्म क्या है। सबसे पहले आपके पास आएगा इंसिडेंट रे। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, इंसिडेंट रे। हमेशा याद रखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए इस रे को आप सन से नहीं लेंगे, क्योंकि सन के पास ऐसा बीम ऑफ लाइट है जो बर्स्ट है, इतना ज़्यादा बर्स्ट डाइवर्टेड है कि उसके बीम को एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंसंट्रेट करने में टाइम लगता है। तो प्रिज्म की एक्सपेरिमेंट को हमको पॉसिबल, मतलब एक सक्सेसफुल पॉसिबल देने के लिए इसको आपको एक बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो बीम ऑफ लाइट आपकी एकदम ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होगा। अगर वो बीम ऑफ लाइट अगर हाई इंटेंसिटी का है, या तो आप लेजर लाइट का यूज कीजिए, लेजर पे ग्रीन कलर और रेड कलर, जिसका वेवलेंथ 600 या 800 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। अगर उसका वेवलेंथ 600 या 800 नैनोमीटर से ज्यादा है तो बहुत इजीली आपका ये प्रैक्टिकल पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इंसिडेंट रे है, जो आपके किसी आपने एक लेजर लाइट से लिया है। वो इंसिडेंट रे जैसी प्रिज्म के सरफेस को स्ट्राइक करेगा, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट रे जैसी आपके प्रिज्म को सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो क्या हो जाएगा, बेंड होना स्टार्ट होगा। क्यों बेंड होगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम से कहां पर गया है, डेंसर मीडियम पे। अब आप देखिएगा इस सरफेस का, जो मेरे पास ये सरफेस अवेलेबल है, इस सरफेस का मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल। तो मैंने इस सरफेस का एक नॉर्मल ड्रॉ किया, जिसको मैंने किया नॉर्मल एन। सेम वैसे ही मैं दूसरे सरफेस का, जहां से ये रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, वहां से भी मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल, जिसको मैंने एन डैश से मेंशन किया है। अब आप देखिएगा ये जो मेरा रे है जो इसके अंदर ट्रैवल हो रहा है, ये मेरा कौन सा रे है, ये है रिफ्रैक्शन 1। ये मेरा कौन सा रे है, ये है रिफ्रैक्शन 1। उसके बाद जैसे ही वो रिफ्रैक्शन 1 कर रहे बाहर निकलता है तो कहाँ आएगा, दोबारा वो एयर के मीडियम पे आएगा। जैसे ही वो दोबारा आपके एयर के मीडियम पे आया तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन 2।
अब आप इसको एकदम डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. सी व्हाट वी हैव अ प्रिज्म ओवर हियर. अ प्रिज्म इज अ 3-dimensional triangular like structure. The density of the prism throughout the prism will be what? Uniform. What next will be there? We have an incident ray over here. The incident ray will be taken from any laser light or any kind of typical light what we are talking about. Then again what will happen? As soon as the incident light will strike on the surface of the prism, it gets start refracted. So what? How many refraction will have? We have a first refraction which is through within the surface of the prism, and we have the second refraction which occurs in the medium of air. तो अब आप आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा हूं मैं. जैसे आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे 1 और रिफ्रैक्टेड रे 2 आया है, तो यहां पर आपके डिफरेंट एंगल्स बनेंगे. जो आपके डिफरेंट एंगल्स यहां पर आ रहे हैं, पहला एंगल देखिएगा, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. और देखिए ये आपका रिफ्रैक्टेड रे 2 है, और इसी रिफ्रैक्टेड रे 2 को आप बोलेंगे इमर्जेंट रे. इसी रिफ्रैक्टेड रे को आप क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे. अब इस इमर्जेंट रे का मेन पर्पस क्या है कि यहां पर जो एंगल बनेगा, मतलब नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस. अब देखिएगा जो पहला आपका सबसे पहले जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, और यहां पे जो बना है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2. तो एक एक चीज को आप लिख लीजिए अच्छे से कि क्या क्या है. सबसे पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस. सबसे पहले आपके पास अवेलेबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर? एंगल आई. फिर आ जाएगा एंगल ई. ये एंगल ई क्या किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, फर्स्ट वन. देन सेकेंड आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, सेकेंड वन. फिर हो जाएगा एंगल ए जो क्या है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है. क्लियर? इतना आपको आया समझ पे. अब देखिए आगे देखते हैं कि एंगल्स के बीच का रिलेशन क्या है. प्रिज्म के केस में हमेशा देखिएगा अगर प्रिज्म एक प्योर प्रिज्म है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंस के 100% क्या होगा? इक्वल होगा. एग्जाम्पल मान के चलते, जैसे मान लीजिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है 54 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड्स. मान लीजिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जितना भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है एग्जैक्टली वही आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्लियर? याद रखिएगा ये केस तभी पॉसिबल होगा जब प्रिज्म पे इम्प्योरिटी नहीं है, जब प्रिज्म पे कोई भी क्रैक नहीं है, जब प्रिज्म पे कोई भी फ्लॉस नहीं है. इतना आपको आया समझ पे. तो प्रिज्म में आपको 3 से 4 चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है. किसी भी एक साइड को आप बेस ऑफ प्रिज्म मान सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप प्रिज्म को कहाँ प्लेस किए हैं. तीनों में से किसी एक साइड को प्लेस करेंगे आप. फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? बेस ऑफ प्रिज्म का जो अपोजिट एंगल होगा वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म के बाद आप क्या देखेंगे? किसी भी हाई इंटेंसिटी रे ऑफ लाइट को, यानी कि लेजर लाइट जिसका 800 नैनोमीटर या 600 नैनोमीटर उसकी जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ से इसको इंसिडेंट करवाएंगे. जैसे ही इंसिडेंट होगा तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड करना स्टार्ट करेगा, तो उसको बोला आपने रिफ्रैक्टेड रे 1. फिर जैसे ही फिर ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बाहर जाएगा, फिर ये कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, जिसको आप बोल रहे हैं क्या? इमर्जेंट रे. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो आपका इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना है वो क्या है? आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्लियर? दो आपके रिफ्रैक्शन आ जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2. इसमें एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको ध्यान देना जरूरी है, वो ये है अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे को फर्दर मैं प्रोसीड करता हूं और इस इमर्जेंट रे को अगर मान लीजिए मैं बैकवर्ड में लेके आता हूं, तो यहां जो एंगल मेरा बनेगा ये पर्टिकुलर होगा एंगल ऑफ डेविएशन. ये क्या होगा मेरा? एंगल ऑफ डेविएशन. अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा. जब आप इस इंसिडेंट रे को फर्दर प्रोसीड करेंगे और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड ट्रैवर्स करेंगे, तो दोनों के बीच में एक एंगल जरूर फॉर्म होगा. वही एंगल क्या हो जाएगा? आपका एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर? और एंगल ऑफ डेविएशन पे आप ध्यान से देखिएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन को की जाती है. और एंगल ऑफ डेविएशन आपको किसको समझाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन आपको डिटेल स्टडी देगा कि जो भी प्रिज्म है उसकी डेंसिटी कितनी है. अगर प्रिज्म की डेंसिटी एयर से बहुत ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होगा आपका. अगर प्रिज्म की डेंसिटी इससे थोड़ी बहुत ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या मिलेगा? आपको मिनिमम मिलेगा. तो
तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ज्वाइन करेंगे नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।